Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome back to online section. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न। ठीक है, आज हमने अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर क्या आपके पिछले 2015 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड का, उसके बाद 2016, 17, 18, 19, इन सभी आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 4-5 सालों के, उन सभी के क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सीधी सीधी बात है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो आपको करना ये होगा, बहुत ध्यान से क्लास को लेना होगा, सभी चीज़ें समझनी होगी। नोट डाउन आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आज की क्लास की पीडीएफ आपको आज शाम तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 जो कि आपका 50 नंबर का होता है। आज हम सोल्व करेंगे अति महत्वपूर्ण जो है अति लघु प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको यहाँ बताना है कि जो मानव की शिक्षा है इस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, उनका नाम है फ्रोबेल महोदय। ठीक है, फ्रोबेल महोदय। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा? यहाँ पूछा गया है बाल भवन किसने कहा? तो गीजू भाई बधेका ने बाल भवन कहा। किसको? विद्यालय को। ठीक है, विद्यालय को किस नाम से पुकारा? बाल भवन के नाम से। आपका यह भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, यह भी। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आगे भी आपको सभी क्वेश्चंस आज की क्लास में बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। आपको ध्यान से समझना होगा और फिर शाम को एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना होगा, बस फिर आप इसको भूलने नहीं वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? सन 1969 में लागू किया गया जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन वहीं पर होता है कि शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो यह है शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना। ठीक है, यह भी आपको 2015 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, आपको सिर्फ पीडीएफ से काम आपका नहीं चलेगा, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें समझने को मिलेगी, रिलेट करने को मिलेगी। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलती है, तो क्लास तो ज़रूर आप लिया कीजिए, फिर उसका रिवीजन आप पीडीएफ से किया कीजिए। यही आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यह भी आपको 2015 में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज अभी आपकी चली हुई है। पहले 2015 के कंप्लीट आज ही क्लास में करेंगे, फिर उसके बाद के ईयर्स के। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जो एक निश्चित आयु होती है बच्चों की, यदि उससे कम आयु के स्तर के बच्चों से घरेलू काम कराया जाए तो उसे हम कहेंगे बाल श्रम। ठीक है, क्या कहेंगे? बाल श्रम कहेंगे। दोस्तों, आप भी जो छोटे छोटे आंसर्स हैं उनके आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते हुए चलिएगा, जिनके आप जानते हैं आंसर। ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है? तो यह सभी शिक्षा के प्रभावी कारक हो जाते हैं। कौन कौन? परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार माध्यम। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कुछ इस प्रकार है। आपको 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो गए। अगर आपसे इस तरीके से पूछे जाता है तो आंसर शिक्षा होगा, और अगर यह पूछ लिया जाता है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो आप बता पाएंगे परिवार है, समाज है, राज्य है, जनसंचार के माध्यम है। तो यह सभी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है शैक्षिक अवसरों की समानता। यानी जितने भी बच्चे हैं, भले ही वो कोई रिच फैमिली से हो या फिर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन
वाले बच्चे हो, सबके साथ इक्वल समान व्यवहार करना होगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का व्यवहार सबके साथ होता है, सबको एक समान जो है वैल्यू दी जाती है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ जो है इस स्कूल में शैक्षिक अवसरों की समानता है, यानी कोई भेदभाव अवसरों में नहीं दिया जाता बच्चों को, सभी के साथ समान व्यवहार होता है, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्यालय समाज के सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है लैंगिक समानता, ठीक है। बिना लिंग भेदभाव के कार्य करना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए है, आप ही को बताना होगा कि डाइट का पूरा नाम क्या है, यानी डाइट की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई है, आप क्या बोलेंगे? तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देखते हैं, कौन बताएगा? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डाइट की फुल फॉर्म इंग्लिश में। हिंदी में क्या आप बोलेंगे? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इंग्लिश में बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन यही है, NPRC का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है। N से न्याय पंचायत, R से रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किसे कहते हैं? संसाधन को, ठीक है। C से सेंटर यानी केंद्र, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 2019 में आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी देखने को मिला था, जब मैंने आपको कराए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन होता है? तो वह होता है ग्राम प्रधान, ठीक है। ग्राम प्रधान ही ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और आपको बताने होंगे कि जो शिक्षा समिति होती है गांव की, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और महिला की कितनी सीटें आरक्षित उसके अंदर होती है। मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो सचिव होता है प्रधान अध्यापक, ठीक है। सचिव होता है प्रधान अध्यापक और अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कोई सा भी रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगला है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है, ठीक है। हिंदी संस्थान राज्य का कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो यह है इलाहाबाद में। आंग्ल शिक्षा या शिक्षण संस्थान है इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, 2015 में फिर से पूछा गया कि बोधकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश करने के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो बोधकालीन शिक्षा के दौरान सबसे पहले जो संस्कार होता था उसका नाम था प्रबज्जा संस्कार, ठीक है। बोधकालीन शिक्षा जब मैंने आपको कराई है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपने वह क्लास नहीं ली है तो ज़रूर लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आदर्शवाद पर, ठीक है। आदर्शवाद पर ही बल दिया जाता है शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत, ठीक है। आदर्शवाद की शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय, वातावरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रकृतिवाद, क्योंकि वो कहीं भी आप बगीचे में बैठकर पढ़ा सकते हैं, आप बाग में बैठकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्लेग्राउंड में बैठ करके पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर किसी निश्चित स्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी निश्चित वातावरण की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी निश्चित पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी शिक्षा को हम कहेंगे प्रकृतिवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? कि विद्यालय कहाँ होना चाहिए? प्रकृति की गोद में होना चाहिए, खुले वातावरण में होना चाहिए, यह बात कही थी रूसो ने। यह क्वेश्चन भी आपका 2015 में ये सभी पूछे जा चुके हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और रिपीट होने के चांस भी पूरे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, छात्रों की गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? तो यह की है दोस्तों जॉन ड्यूवे ने, ठीक है, जॉन ड्यूवे ने।
अगला क्वेश्चन है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या फिर विचार किसका है? तो यह है किसका? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, आपको याद रखनी है, सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक, इस तरह की बात जहां पर आती है आप समझ जाना कि गांधी जी के विचार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो वैदिक साहित्य में शिक्षा का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपकी शुरुआत हो गई है 2016 में आए हुए प्रश्नों की। ठीक है, 2015 के खत्म हुए, अब 2016 के आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोधकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इतनी बारी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में ही नहीं, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बिल्कुल आता ही आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अति लघु में ही सिर्फ 2016 और 2019 में भी रिपीट हो चुका है। तो बोधकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष होता है, मोक्ष। आपको याद रखना है, बुद्धकालीन शिक्षा का या बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष। आगे चलते हैं, और कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे 2016 के एग्जाम में। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? यह है विलियम जेम्स। ठीक है, कौन है प्रयोजनवाद के जन्मदाता? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। और प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है, बालकों को बाल देवो भव की संख्या किसने दी थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपका आया था, आपको अगर याद है तो यह दी थी गिजू भाई ने। ठीक है, किसने? गिजू भाई ने। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित है। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा है पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ठीक है, यही अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो 4 अगस्त 2009 में यह अधिनियम पारित किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, जनसंख्या नीति से तात्पर्य है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। यही कार्य था या यही उद्देश्य था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण दूर करने के कोई भी 2 उपाय बताइए। 2016 और 19 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम बात करेंगे और जानेंगे 4 उपाय के बारे में। ठीक है, 2 की नहीं, हम 4 की बात करेंगे। आपको 2 कोई से भी याद आए आप वही यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जल प्रदूषण रोकने के उपाय कुछ इस प्रकार है। पहला है, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नाली में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर गंदे पदार्थ नाली में जाएंगे तो उससे क्या होगा? जल प्रदूषण बढ़ेगा। दूसरा है, नदियों के निकट गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। उससे पूरे के पूरे पानी में क्या हो जाता है? वह उसके कण कह सकते हैं आप, उसके कीटाणु जो है पूरे पानी में फैल जाते हैं और पूरे पानी को या पूरी नदी को गंदा कर देते हैं। अगला है, नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। और सिर्फ पशु ही नहीं, जो है जो अस्थियां चलाते हैं नदियों में, उन पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? पानी दूषित होता है, जल प्रदूषण होता है। वहीं चौथा कारण क्या है जिसको हमें उपाय क्या है जिसको हमें अपनाना चाहिए? नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने व वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उससे पूरा का पूरा पानी जो है वो खराब हो जाता है। तो यही कुछ आपके उपाय थे जल प्रदूषण को रोकने के। वहीं अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यह हुआ था 1986 में। 2016 में आया हुआ प्रश्न है, तो हमने आज सोल्व किए 2015 और 2016 में आए हुए सभी प्रश्नों को हमने सोल्व कर लिया है। कल हम शुरू करेंगे 2017, 18 और 19 इन सभी ईयर्स में आपके जितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। आप बिल्कुल क्लास में आना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।